अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कल यहाँ पे लंदन में एक प्रोग्राम हुआ था, जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट। और जी ग्रुप ने, जी टीवी के ग्रुप ने ये प्रोग्राम लंदन में किया था। इससे पहले इन्होंने एक दुबई में किया था, एक वियतनाम में किया था और एक कहीं और किया था। तो अब ये चौथा प्रोग्राम इन्होंने आउट ऑफ इंडिया किया और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। जी के जो कुछ लोग थे ऑर्गेनाइजर्स, वो मुझसे कांटेक्ट में थे काफ़ी महीनों से। और फ्राइडे को इनका प्रोग्राम था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें मैं नहीं जा सका था क्योंकि कुछ मेरी भी अपनी जो भी है। तो सैटरडे को मुझे इन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आइएगा, क्योंकि आपको हमने चीफ गेस्ट रखा है। अब इतना बड़ा ऑनर, इतने सारे वहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन आए थे, उदयपुर फिल्म के डायरेक्टर आए थे और एक म्यूज़िक कंपनी के मालिक आए थे जिनके 8 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। कई बिजनेसमैन आए थे, मतलब काफ़ी हाई पब्लिक थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन के लॉर्ड बिली मोरिया थे, जो इंडियन ओरिजिन के हैं और कोबरा बियर के मालिक हैं वो। और इस तरह कई लोग थे, लेकिन मुझे उन्होंने ये ऑनर दिया और मुझे शील्ड भी दी गई। और जो मेहमान जितने जिनको शील्ड देनी थी वो भी मेरे ज़रिए दी गई। तो मैं आभारी हूँ जी ग्रुप का। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुझे नॉर्मली यूके में है ना, मेरा रीच ग्रुप है एक। रीच ग्रुप के जो मेरे लोग हैं वो मुझे अपने भारतीयों की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंडियंस मुझे एज ए पाकिस्तानी ट्रीट करते हैं। तो लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जब उनसे कहा, कि उन्होंने कहा पहली स्पीच आपकी होगी, बाकी संवाद होंगे, 4-5 लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पीच आप करेंगे और जी के जो एडिटर थे जी भारत के, वो करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं किस टॉपिक पे करनी है, मैं तो ह्यूमन राइट्स का बंदा हूँ। तो बोले नॉर्मली ये भारत की इकोनॉमी और भारत के यूके से रिलेशनशिप के हवाले से है चीज़ें, तो उस पर आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा ये नॉर्मली इकोनॉमी और इंग्लैंड से रिलेशनशिप के ऊपर है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो इकोनॉमी तबाह है और रिलेशनशिप भी यूके से कोई ख़ास नहीं है। तो बोले नहीं, पाकिस्तान नहीं, आप भारतीय हैं, आप भारत के, हम आपको भारतीय समझते हैं। तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि मैं हमेशा ये रिग्रेट करता था कि मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने क्यों माइग्रेट किया। वरना आज गुजरात में हम अपने गांव में खेती कर रहे होते, या आड़त का काम था, हम आड़त में कर रहे होते, मैं ना आता यूरोप शायद। लेकिन स्टिल आई वुड हैव बीन मच बेटर, क्योंकि मैं आजक गया हूँ ना। मेरे आजक के मुसलमान वहाँ पे लोग देखे हैं मैंने, कितनी खुश, कितनी सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान के तो किसी इलाके में, सिवाय पंजाब के किसी इलाके में सुकून नहीं। तो खैर, तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि यार मुझे कितना, तो मैं इंडिया आता हूँ ना तो मुझे अपना लगता है, हर इंडियन मुझे अपनायत से मिलता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ। लेकिन और अमेरिका में भी मुझे इंडियंस का बड़ा अच्छा वेलकम रहा। लेकिन यूके में भी अच्छे काफ़ी सारे हैं, ख़ास तौर पे मेरे रीच ग्रुप में जो लोग हैं वो। और इसके अलावा मैंने अपना बताया, जिग्नेश भाई हैं मेरे, सोनिया जी हैं। लेकिन कुछ इंडियन हैं जो यहाँ पे मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं घुसपैठिया हूँ या जो भी। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस वीडियो के एंड पे अपनी वहाँ पे जो मैंने स्पीच की थी वो लगा रहा हूँ, आप लोगों को सुनना हो, हिंदी में है वो। बहरहाल मेरा आज का मेन टॉपिक है ये जो सिडनी में बुंडी बीच पे जो हुआ है, उस पे मैं कुछ बताना चाह रहा था कि देखें, नई चीज़ नहीं है कोई, ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है कि 2 मुसलमानों ने जाके वहाँ पे फायरिंग की। अब एक वीडियो बड़ी वायरल है, एक आदमी है जिसका नाम बताया जाता है अहमद अल अहमद, जिसकी फ्रूट की दुकान थी उधर, और उसने एक टेररिस्ट को
काबू में कर लिया और उससे बंदूक छीन ली। उसको खुद को भी 2 गोलियां लगी हैं। उसका नाम अहमद अल अहमद बताया जा रहा है। ज़्यादातर ने ये कंफर्म किया है कि वो मुस्लिम है, लेबनान से है या उधर ही कहीं अरब मुस्लिम है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो क्रिश्चियन है, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो अभी तक कंफर्मेशन आई है कि वो मुस्लिम है। तो अब इस हाईजैक के वो इस टेररिज्म के एक्ट को मुसलमानों ने इतना और लिबरल्स ने इतना ज़्यादा उस आदमी की हीरोइक्स पर वो कर दिया है कि देखो ये हैं असल मुसलमान, देखो इन्होंने कितने लोगों को बचाया, अप्रिशिएटेड। वो जो भी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है, लेकिन टेररिस्ट तो दोनों मुसलमान थे ना भाई। और जिसने बचाया, जिसने उस टेररिस्ट को काबू में किया, वो मुसलमान है भी, तो कम से कम वो टेररिज्म वाला वाकया फ़र्क है। वो एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से उसने किया। उसको शायद ये उस वक्त पता भी नहीं था जब ये बचा रहा था कि जो टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम हैं। वो एक एक्ट ऑफ क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो मुस्लिम थे, जो टेररिस्ट थे, वो बाकायदा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन टेररिज्म कर रहे थे। इसको कोई मुसलमान नहीं वो कर रहा, कंडेम भी नहीं कर रहे। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कंडेम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। कंडेम तो आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है। मुझे उन मुसलमानों पर हैरत हो रही है जो सारा जोर उस अहमद अल अहमद के ऊपर रखा हुआ है कि उसने बचाया। अबे जिसने मारा उसने आपके मज़हब के नाम पे मारा है। और देखें ये एक बड़ा मुश्किल मामला है। इसको इन 2 टेररिस्टों में से एक के बारे में पता चला है कि वो अल्जेरियन है और एक के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तानी है। अब जब पाकिस्तानी नाम आया तो सारे पाकिस्तानी शुरू हो गए, नहीं 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 अफ़गानी है, अफ़गानी है। अब आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में भी एक ऐसा टेररिस्ट पकड़ा गया, खान नाम था, तो नहीं नहीं वो अफ़गानी है, अफ़गानी। यानी अब ये जितने पाकिस्तानी पश्तून हैं उसको वो पाकिस्तानी नहीं मानते। तो ना मानो भाई, पश्तून तो आसान साफ कह रहे हैं। अब तो पीटीएम वाले भी कह रहे हैं, अफगान भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि निकालो भाई पाकिस्तान से केपी को, शामिल करो अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाओ, ड्यूरन लाइन ख़त्म करो। कौन पश्तून मानता है ड्यूरन लाइन को? तुम लोगों को चाहिए ज़मीन, बलोच नहीं चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए ज़मीन, पश्तून नहीं चाहिए, केपी की ज़मीन चाहिए। तो भाई साहब एक तो ये कर देते हैं। दूसरा, वसीम अल्ताफ़ साहब हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है और स्टूडेंट, सिडनी में स्टूडेंट की हैसियत से गया था। अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक़ है। दूसरा जो बाखबर इंसान है अहमद वकास गोराया, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी चलाती है, स्टेट ने यंग जनरेशन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया, इतना गंद भर दिया है कि वो जाके जिहाद ही करते फिरते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये एक पोस्ट लगाई है आदम इस्माइल ने 2022 26 फरवरी में। इसने लगाई थी कि अल मुराद इंस्टीट्यूट का ये मेरा स्टूडेंट है नवीद अकरम, और इसने तजवीद और सारी किताबों की वो की है। तो इसके पीछे आप जो किताबें देख रही हैं, इसमें एक भी कोई साइंटिफिक किताब नहीं है। इसमें वही सारा वायोलेंस, कत्ल, गारत, इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ही भरा हुआ है। देखें, ये एक कुरान है, कुरान की आयत है कि यहूदियों को और क्रिश्चियनों को दोस्त नहीं बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं,
लेकिन तुम लोग इनको दोस्त नहीं बना सकते। इसी तरह ये भी कुरान की आयत है कि हम उन लोगों के बच्चों को मार देंगे जिनके कई भगवान हैं। इसी तरह ये आप देखें कि इसमें है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान सारे यहूदियों को कत्ल कर देंगे, तब तक कयामत नहीं आएगी। यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर और दरख्त शोर मचाएंगे और मुसलमान को कहेंगे कि ओए मुसलमान भाई इधर आओ, ये देखो मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, और फिर उनको तुम मारोगे। अजीज दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हैं, ये नफरत भरी जाती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज वापस कह रहा हूं कि मदरसे में 4 साल के बच्चे को जब डाल के ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और पहला सबक हमें ये दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो, बेहतर हो दूसरों से, अफजल हो दूसरों से, बरतर हो दूसरों से, अच्छे हो दूसरों से। सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। और फिर अगला मैसेज ये होता है कि अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि उनको, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको अपनी गुमराही से निकालो और उनको मुसलमान बनाओ। और फिर जो मौलवी वहाँ पे आपको जो जन्नत के नज़ारे दिखाता है, अगर आपने एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम कर दिया तो आप पे जन्नत अफजल हो गई, आप जन्नत में मस्त जाएंगे चाहे आप पूरी ज़िंदगी गुनाह करें। उसको फिर कई मौलवी इस तरह बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि आपका पूरा ख़ानदान आपके साथ जन्नत में जाएगा। फिर जन्नत का नक्शा दिखाया जाता है कि आप लेटे होंगे, शराब की नहर है, दूध की नदी है, शहद की नदी है, दुनिया के सारे अच्छे फल और सब चीज़ें हैं, खाते पीते रहो, और 100 आदमियों की सेक्सुअल पावर होगी, 72 हूरें लाइन लगा के खड़ी होंगी। ऐसा नक्शा खींचा जाता है। और आपको ना टॉयलेट आएगा, आप खाते रहोगे, ना टॉयलेट आएगा, ना कुछ करना पड़ेगा, और आप सेक्स पे सेक्स करते रहोगे, और 100 आदमियों की पावर के साथ आप सेक्स करोगे और वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। टोटल इलॉजिकल चीज़ें, लेकिन ऐसा अंधा किया जाता है इन लोगों को। तो फिर आप ये जो सिडनी में हुआ वो, और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप इनसे, मुझे ये बता दें आप। शरिया लॉ किसी सूरत ह्यूमैनिटेरियन जो यूनाइटेड नेशंस का लॉ है उससे मैच नहीं खाता। यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 4 कहता है कि किसी को भी आप स्लेव नहीं बना सकते, गुलाम नहीं बना सकते। स्लेवरी और स्लेव ट्रेड, गुलामी और गुलामों की तिजारत, हर तरह से किसी भी किस्म की अलाउड नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 4 कहता है। जबकि शरिया ये कहती है कि जितने भी तुम लोगों ने जंगों में लोगों को कैद किया है वो तुम्हारे गुलाम हैं, वो तुम उनको एज ए गुलाम यूज़ कर सकते हो। कुरान 8.69, उसमें फिर डिटेल में आगे जो एक्सप्लेनेशन आई है कि जो आपने लड़कियां जंग में जीती हैं वो आप गुलाम बना सकते हैं, आप उनके साथ सेक्स कर सकते हैं, आप उनको मार पीट सकते हैं, आप उनको एज ए गिफ्ट अपने दोस्तों को दे सकते हैं, और आप उनको बेच भी सकते हैं। तो कहीं से शरिया मैच नहीं खाती आपके इंटरनेशनल लॉ से। और फिर ये जो वायोलेंस मदरसों में सिखाया जाता है, मैं कहता हूं कि जिस तरह एक यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन इस्लामोफोबिया पे आया है, ऐसा एक रेजोल्यूशन आना चाहिए कि मदरसा एजुकेशन शुड बी बैंड। मदरसे में कोई लॉजिक वाली एजुकेशन नहीं होती, कोई इंसानियत वाली एजुकेशन नहीं होती। किस लिए मदरसे रखने हैं आपको, मुझे ये बता दें आप वहाँ पे जाहिल ही पैदा करते हैं।
अब न्यू दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, वो जितने गिरफ्तार लोग थे ज़्यादातर डॉक्टर और हाईली एजुकेटेड थे। बुरहानुद्दीन वानी मेरा ख्याल है इंजीनियर था, डॉक्टर एमन अल जवाहिरी अलकायदा का चीफ था, उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, मेरा ख्याल है वो अफजल गुरु था, वो भी कोई हाईली एजुकेटेड था। आपको जितने टॉप टेररिस्ट मिलेंगे ज़्यादातर हाईली एजुकेटेड है, लेकिन चूंकि उनका बेस मदरसे में बन चुका होता है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो अजीज दोस्तों, यह है कि बड़ा एक भयानक सिडनी में हुआ और ये लगातार होता आ रहा है। नवीद अकरम नाम ही बताता है कि ये पंजाबी है। आपको पता है वसीम अकरम, ज़मीर अकरम और बाबर आजम और ये सब नाम इस तरह के जो हैं ना, बाप के नाम के साथ जोड़ के, क्योंकि पश्तूनों के नाम में आफरीदी होगा, मैसूद होगा, खान होगा, पठान होगा, पख्तूनों के नाम पश्तीन है। इवन एक मिसाल है, क्रिकेटर था उमर गुल, तो गुल नाम पंजाबियों को नहीं होता, आपको अंदाजा हो जाता है नाम से कि वो पश्तून है। लेकिन ऐसे नाम आपको ज़्यादातर आपको पंजाब में मिलेंगे। ये डिनाई कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तानी नहीं है, कोई कह रहा अफगानी है, कोई कहता है ये कुछ नहीं है भाई, ड्रामा, सीधा सीधा पाकिस्तानी है। तो ये पाकिस्तान के, आपको मैंने कई बार कहा हुआ है पहले कि जब भी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होगा, आप टेररिस्ट की दुम उठाएंगे ना तो वहां पे ठप्पा लगा हुआ होगा मेड इन पाकिस्तान। आप टेररिज्म कर ही नहीं सकते अगर आपने पाकिस्तान से पीएचडी या एमए नहीं किया। आप मास्टर्स करें, पीएचडी करें, ग्रेजुएशन करें टेररिज्म में, लेकिन आपको करना पाकिस्तान से करेगा। 9/11 के सारे डांडे जीएचक्यू रावलपिंडी से मिले। ये तो अमेरिका की अपनी ऐसी मजबूरी है कि इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान की है कि ईरान से बॉर्डर, अफगानिस्तान से बॉर्डर, इंडिया से बॉर्डर, चाइना से बॉर्डर, ये ऐसी लोकेशन है कि पाकिस्तान की इनको ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के सारे गुनाहों के ऊपर पर्दे डाले जा रहा है अमेरिका। मुशर्रफ को जब बुश ने फ़ोन करके कहा कि तुम या तो टेररिस्ट के साथ हो या हमारे साथ हो, तो उसको अच्छी तरह पता था कि सारी टेररिज्म की प्लानिंग उधर से हुई थी। और फिर जो 20 साल पाकिस्तान इनको नचाता रहा अफगानिस्तान की जंग में डबल रोल करके, जिसको 2019 में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने $33 बिलियन पाकिस्तान को वार ऑन टेररिज्म के नाम पे दिए, लेकिन वो हमारे दुश्मनों को के ऊपर खर्च करके हमारे खिलाफ ही यूज हुए। आज फिर पता नहीं किस मजबूरी के तहत ये पाकिस्तान के गुनाहों पे पर्दे डाल रहे हैं। लेकिन दुनिया को एक बात डिसाइड करनी होगी कि अगर आपको इस दुनिया में, अगर आपको अमन लाना है, अगर आपको टेररिज्म फ्री दुनिया करनी है, तो आपको पाकिस्तान नामी मुल्क ख़त्म करना होगा। आपको पंजाबियों को बिल्कुल आइसोलेट करना होगा, लैंडलॉक पंजाब बनाएं, आज़ाद सिंधु देश, सेक्युलर लिबरल आज़ाद सिंधु देश, सेक्युलर लिबरल आज़ाद बलूचिस्तान, सेक्युलर लिबरल या जो भी है पश्तूनिस्तान हो या ग्रेटर अफगानिस्तान हो, वो करें। पंजाब को लैंडलॉक करें, गिलगित बल्तिस्तान पीओके वापस करें जिसका है। पंजाबी जब लैंडलॉक होंगे तो फिर इनको अपनी औकात भी याद आ जाएगी और फिर ये जो टेररिज्म करते फिरते हैं वो कुछ करने जैसे होंगे नहीं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप आरिफ सर, आप मंच पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे मेहमानों को 2 शब्द जरूर कहें इस समिट के बारे में। सब लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ जी नेटवर्क का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ बात कर सकूँ। और इस प्रोग्राम को जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये वक्त की ज़रूरत है। आज भारत जो है वो दुनिया की
बढ़ती हुई इकोनॉमी है, एक मतलब आने वाले कल के लिए भारत इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। इस पूरे विश्व में भारत अपनी पावर अपने आगे आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका और दूसरे देश के लोग चाहते हैं कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। और ख़ास तौर पे यूनाइटेड किंगडम ने जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि किसी ऐसे देश से ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जाएं जहां से ये अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। आप सबको याद होगा जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर यूके थे तो वो गए थे भारत और गुजरात, उन्होंने लैंड किया था डेयरी के एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि ब्रेग्जिट से पहले यूके की ज़्यादा ज़रूरियात की जो चीज़ें थीं वो यूरोपियन यूनियन से आती थीं, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन पे इन्होंने कोशिश की कि भारत एक ऐसा देश है जिससे फार्मास्यूटिकल, फूड ग्रेन्स, डेयरी, आईटी, मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारत इस वक्त एक पावर है जिसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। और मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट ने और बहुत आगे जाना है और अभी और भी देश हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है वो भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज ने अलग से 5 कंट्रीज थे शायद स्कैंडिनेविया के, जिन्होंने अलग से भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। तो ये है कि भारत की जो इस वक्त ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है, देखिए और भी देश हैं दुनिया में जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, खास तौर पे जैसे चाइना है, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। आप ये देखें कि चाइना में आपको ना फेसबुक मिलेगा, ना व्हाट्सएप मिलेगा, ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन भारत में ये सब की आज़ादी है। फिर भारत एक सेक्युलर देश है, भारत की एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल भारत का जो पोटेंशियल है वो सब चीज़ें सामने रखते हुए आज मैं समझता हूँ कि भारत ब्लेस्ड है कि भारत के पास एक ऐसी लीडरशिप भी मौजूद है जो कि भारत की पोटेंशियल के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाला वक्त बताएगा कि भारत कितना इम्पोर्टेंट इस दुनिया में एक देश बन के आएगा सामने। ऑलरेडी भारत की पावर को कोई नेगेट नहीं कर सकता और नज़र आ रहा है कि भारत दुनिया में अपना वो खोया हुआ मुकाम, कि आज से कुछ 100 साल पहले हमें याद है कि दुनिया का 25% जीडीपी भारत से आता था, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी एंड कंट्री वाज भारत। तो आज कुछ इन्वेजन की वजह से, कुछ कोलोनाइजेशन की वजह से यहाँ पे भारत के चीज़ें कमज़ोर हुई हैं जो कि अब वापस आगे बढ़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम सबको, ख़ास तौर पे जैसे जी ने ये प्रोग्राम किया है, ऐसा दूसरे प्रोग्राम भी करने चाहिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट जी नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।